और कई सारे रैंडम क्वेश्चंस भी थे जो आप कभी प्रिपेयर नहीं करके जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे चश्मे का नंबर क्या है, ऐसे भी क्वेश्चंस थे, तो आप क्वेश्चंस कभी प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। ये स्टूडेंट इसमें मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कई बार, जैसे मान लो आप ही हो एक टॉपर हो, या और कई बार टॉपर हैं, बुक्स के नाम रिकमेंड करते हैं जी सर। और वो एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 बुक के नाम रिकमेंड करते हैं। जी सर। और वो रिकमेंड कर रहे होते हैं इस सेंस में कि आपको एक कोर बुक रखनी है और बाकी एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करनी है। रेफरेंस का मतलब है कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक उसमें से पढ़ लिया। बिल्कुल सर। लेकिन कई बार स्टूडेंट मिसअंडरस्टूड कर लेता है कि 3 किताबें कौन पढ़ेगा, तो इस चक्कर में वो एक भी नहीं पढ़ पाता है। सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कंसोलिडेशन इज बेटर देन एक्सपेंशन। किसी भी चीज को करने से पहले उसकी छोटी सी या फिर थोड़ी सी गाइडेंस बहुत जरूरी होती है मेरे लिए, कि एटलीस्ट मैं ये ढंग से जान लूं कि मैं जो लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ वो लड़ाई है क्या। राइट। तो उस लड़ाई में सबसे पहले कोचिंग ही होती है, वो आपको लड़ाई से इंट्रोड्यूस करवाती है। स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट रखते हैं वो, कि मुझे बस केवल आईएएस की तैयारी करनी है। जिससे इवन they don't know or they have forget that कि civil services examination is not only about IAS preparation. So 24 सर्विसेज हैं, उनमें से कोई भी मिल सकती है, किसी भी रैंक पे आप आ सकते हैं। Exactly. उनको बस ये रहता है कि IAS माइंड में एक फितूर चलता रहता है। पर्सनली बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सर उस प्रेमाइसेस में जाना ही सर एक आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पहले ही समझ लेते हो, सेंस ऑफ एक सीरियसनेस आ जाती है आपके अंदर। और सर रही बात इंटरव्यू की, वो भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। मेरा जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेन सीएपीएफ पहचान। आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडेंट शिखर प्रताप सिंह, जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 115 हासिल की है। ऑलरेडी आईबी में एसीआईओ के पद पर सिलेक्टेड है और रिसेंट में जो एग्ज़ाम आने वाला है आईबी का, तो स्टूडेंट्स उसके रिगार्डिंग भी कुछ इंसाइट्स इनसे ले सकते हैं। और लास्ट अटेम्प्ट में ना केवल एग्ज़ाम क्लियर किया बल्कि रैंक भी अच्छा लेके आए। तो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इनसे इनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेन वाइल वी विल डिस्कस द बुक लिस्ट एंड द काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स जो स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं और उन्हें कोई चाहिए कि कोई टॉपर उनको क्लियर कर दे। तो चलिए कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो शिखर, हाउ आर यू? सर थैंक यू सो मच, आई एम रियली फाइन एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू दिस कन्वर्सेशन। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए कैंडिडेट्स को कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, फिर हम फर्दर प्रोसेस पे बात करेंगे। सर जैसा कि नाम मेरा शिखर प्रताप सिंह है और सर मैं उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी पूरी जो स्कूलिंग हुई है वो लखीमपुर खीरी से ही हुई है, लखनऊ पब्लिक स्कूल। उसके बाद आई मूव टू दिल्ली एंड आई गॉट माई ग्रेजुएशन डिग्री इन मैथमेटिक्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एंड सर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन शुरू करी और फिर फॉर्चुनेटली ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सीएपीएफ में और मेरा सिलेक्शन हुआ है सर इसमें। लास्ट अटेम्प्ट भी था? जी सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट था ये, सेकंड एंड लास्ट अटेम्प्ट। तो उस हिसाब से सर प्रेशर सिचुएशंस भी देखें तो मेरे ऊपर ज़्यादा ही थी। तो जैसे पहले अटेम्प्ट का क्या नतीजा रहा? जो आपने पहला अटेम्प्ट कब किया, 2023 में? जी सर मेरा पहला अटेम्प्ट 2023 में था और जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उसका रीज़न ये था कि सर मेरी उस टाइम बहुत स्टेज तक गए आप? सर मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया था, मैंने इंटरव्यू दिया था। और लास्ट में जब मार्कशीट आई तो मुझे पता लगा कि मेरे मार्क्स कहाँ कम है, और वो जायज़ भी था क्योंकि मेरी उतनी प्रिपरेशन उस लेवल की थी भी नहीं, स्पेशली द इंटरव्यू पार्ट। और जो पेपर 2 का जो मार्क्स हैं वो सर मेरे बहुत कम थे। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने उन दोनों विषयों पे, उन दोनों चीज़ पे काम किया सर और फॉर्चुनेटली सिलेक्शन हो गया सर। इंटरव्यू में कितना डिफरेंस था जो इम्प्रूव कर लिया आपने लास्ट? सर इंटरव्यू में अराउंड 24 मार्क्स का डिफरेंस था। मेरे लास्ट ईयर 86 मार्क्स थे और सर इस बार मेरे 110 मार्क्स हैं इस बार। गुड। तो इंटरव्यू में ही मेजर पूरा टर्निंग पॉइंट पर्सनालिटी टेस्ट को बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा यूपीएससी में, लोगों का लाइफ में काफ़ी इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस रहता है यूपीएससी में। आपका कैसा रहा? बिल्कुल सर, ढोलपर हाउस का जो वो भवन है सर, वहाँ जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेट होती है। मैं तो 2 बार गए हो? जी सर, तो मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सर उस प्रेमाइसेस में जाना ही सर एक आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पहले ही समझ लेते हो, सेंस ऑफ एक सीरियसनेस आ जाती है आपके अंदर। और सर रही बात इंटरव्यू की, वो भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। मेरा बोर्ड जो था लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का बोर्ड था मेरा। और सर बहुत कॉर्डियल बोर्ड था, बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन हुई हम लोगों की पूरे बीच में। और पूरा 20 से 22 मिनट का मेरा इंटरव्यू था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर मेरा। किस तरह के क्वेश्चंस को प्रेफर कर रहे थे सर? क्वेश्चंस मेजरली इनके जो क्वेश्चंस थे वो ओपिनियटेड क्वेश्चंस थे कि आपका ओपिनियन क्या है, कि रादर देन आस्किंग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है या फिर जो क्वेश्चंस आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, वो क्वेश्चंस जो बोर्ड पूछ रहा था वो आपके ओपिनियंस को लेके पूछ रहा था। और
कई सारे रैंडम क्वेश्चंस भी थे जो आप कभी प्रिपेयर नहीं करके जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे चश्मे का नंबर क्या है, ऐसे भी क्वेश्चंस थे, तो वो आप क्वेश्चंस कभी प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस इज आल्सो बिल्कुल पार्ट सर, ऑफ पर्सनालिटी। बिल्कुल सर। अगर आपको सेल्फ अवेयर ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसा पर्सनालिटी टेस्ट है? जी सर, वो राइट। तो ओवरऑल ऑल अराउंड आपका टेस्ट होता है ओवरऑल। कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आए? जी सर, जैसा मतलब मेरा जिस दिन इंटरव्यू हुआ था उस दिन, उससे एक दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था। राइट। तो उससे रिलेटेड भी मुझे क्वेश्चंस आए कि हमारा पाकिस्तान से रिलेटेड क्या स्टांस होना चाहिए, या फिर क्या हम फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं पाकिस्तान को रिलेटेड, या पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट करेगा, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस इंसिडेंट के अराउंड कैसे रिवॉल्व करेगी अभी कुछ दिनों में। तो ये क्वेश्चंस मुझे आया और सर मैंने उनको क्वेश्चंस को जितना मेरे हिसाब से हो सका टैकल किया सर। तो आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो आपने, जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है इससे पहले, जी सर, उसमें आपने बताया कि सिविल सर्विसेज पे आप देते थे और मीनवाइल यू हैव डिसाइडेड टू गिव द एग्जाम ऑफ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, और आईबी भी आपने ट्राई किया और आईबी में आपका हो भी गया, फाइनल सिलेक्शन आपका हो गया था आईबी में। तो आजकल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट रखते हैं वो, कि मुझे बस केवल आईएएस की तैयारी करनी है। जी सर। इवन they don't know or they have forgot that कि civil services examination is not only about IAS preparation। बिल्कुल so 24 सर्विसेज हैं और उनमें से कोई भी मिल सकती है, किसी भी रैंक पे आप पा सकते हैं। एग्जैक्टली। उनको बस ये रहता है कि IAS माइंड में एक फितूर चलता रहता है। वी नो द सोशल मीडिया इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। जी सर। लेकिन उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि कैंडिडेट अब लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स के कारण सिलेक्ट कम ही होते हैं, तो बाकी सारे कैंडिडेट्स एक रेस में बस लगे रहते हैं कि जी सर, बस मैं कोई और एग्ज़ाम नहीं दूंगा। आपका क्या ओपिनियन है और आपने क्या सोच के अपनी जो बास्केट एग्ज़ाम देने वाली उसको डाइवर्सिफाई किया? सर सबसे पहला मैं भी अपना जैसे कि बताऊं, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट और जो मेरा फुल फोकस था वो सीएसई था, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो बहुत सीरियसनेस के साथ सीएसई का दिया। और सर वो आपको रियलाइज हो जाता है जब आप प्रोसेस में होते हो कि इस एग्जाम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है। राइट। आप किसी भी स्टेज में किसी भी कारण, और मतलब जब से तो ये 1 पेयर 2 पेयर इंट्रोड्यूस हुआ है तो और बढ़ गई। एग्जैक्टली। और खासकर असर्शन रीजन टाइप जो क्वेश्चंस हैं, जी जी, तो उसमें अब आप जैसे कि ईयर एंड में आपकी आंसर की आती है, तब आपको पता लगता है कि यूपीएससी ने कितने आंसर्स डिलीट किए, कितने आंसर्स को उन्होंने गलत माना है। और ट्रांसपेरेंसी बड़ा इशू है। बिल्कुल सर, वो बहुत बड़ा इशू है। तो उस नजरिए से अगर देखा जाए तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मतलब मुझे ये फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद या फिर रियलाइज हो गया था कि इसके अलावा मुझे एग्जाम अपने डाइवर्सिफाई करने चाहिए, क्योंकि एक बैकअप का, देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट से मैं बैकअप लेके नहीं चल रहा था, बट मुझे ये रियलाइज हुआ सर कि बैकअप की एक सख्त जरूरत है अगर आप यूपीएससी जैसा एग्जामिनेशन कोई दे रहे हो। और मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई ऐसा एग्जाम दीजिए जो टोटली डिफरेंट हो सीएससी से। आप अगर सीएपीएफ का सिलेबस खोल के देखेंगे और सीएससी से मैच करेंगे तो आपको 80-90% जो है वो सिलेबस सेम मैच करता हुआ दिखेगा। तो आप ऐसे एग्जाम्स टारगेट करिए जिनका जो क्वेश्चन पैटर्न है या फिर जिनका जो सिलेबस पैटर्न है वो ज़्यादातर सीएससी एग्जामिनेशन से मैच करे। बहुत सारे एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे, जैसे यूपीएससी एक ईपीएफओ का एग्जाम करवाता है, एक ऑब्वियसली सीएपीएफ का एक एग्जाम है। तो ऐसे एग्जाम्स आप जरूर टारगेट करिए साथ साथ, जिसमें आपको प्रिपरेशन के मामले में ज़्यादा भागना दौड़ना भी ना पड़े सीएससी से ज़्यादा, और आपकी एक ही प्रिपरेशन के जरिए कई सारे एग्जाम्स निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो आप ऐसे एग्जाम्स आपको जरूर टारगेट करनी चाहिए। और उस रही बात सारे एग्जामिनेशन की, सीएपीएफ हो गया या आईबी हो गया, हर एक एग्जाम का एक अपना एप्टीट्यूड है। आप उस एप्टीट्यूड को भी सेटिस्फाई, ये सीएससी की तैयारी करना मात्र ही आपके सारे एग्जाम नहीं निकालेगा। स्टूडेंट समझते हैं मैंने सब पढ़ लिया है, अब वो एग्जाम है जाके दे आऊंगा। नहीं सर, वो बहुत मतलब मैंने पर्सनली फील किया है, वो चीज़ एक्सपीरियंस की है। लेकिन हर एग्जाम का एक अपना एप्टीट्यूड होता है, हर एग्जाम एक पर्टिकुलर चीज आपसे डिमांड करता है, स्पेशलाइजेशन है उसकी, जो उससे बिलोंग करती है। जी सर। तो जैसे अब सीएपीएफ हो गया, अब जैसे कि इसमें पेपर 1 पेपर 2 होता है, तो इसमें आप ऑब्जेक्टिव नॉलेज तो डिमांड करते ही है, साथ साथ सब्जेक्टिव नॉलेज भी एंड स्पीड इन सब्जेक्टिव नॉलेज, वो दोनों चीजें एक साथ डिमांड करता है। सबसे मेन बात है कि सेम डे होते हैं। एग्जैक्टली सर, सेम डे होते हैं। आपको इतना एक्सर्शन हो जाता है, सुबह आप 2 घंटे का पेपर, फिर शाम में 3 घंटे का पेपर। दो वो डुएबल है, बट आप अपने माइंड को भी ऐसे ट्रेन करिए कि आपको वो चीजें डुएबल लगे। तो आपको तैयारी भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की साथ ही तैयारी करनी है, और हर एक एग्जाम को आप उसके एप्टीट्यूड को सेटिस्फाई करते हुए सारे एग्जाम्स देने। मतलब मैं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से भी मिला हूँ जिन्होंने केवल सीएपीएफ की ही प्रिपरेशन की है, और या डिफेंस फोर्सेस की प्रिपरेशन की है, जिसमें सीडीएस वगैरह हो गया जी सर। और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रैंक वो लेके आए हैं। तो मुझे जो लगता है कि बस आप एग्जाम की डिमांड फुलफिल करते जाओ। एग्जैक्टली सर। आइदर इट इज आईबी, आइदर इट इज सीएपीएफ एसी और एपीएफ हो, वो आपका हो जाएगा। एग्जैक्टली। आप चाहे सिविल सर्विसेज की बात कर लो या किसी भी चीज़ की बात कर लो। बिल्कुल बिल्कुल।
स्टूडेंट के माइंड में जो सबसे बड़ा डाउट आता है जो आज के समय में स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ कि शुड वी ऑप्ट द ऑप्शन ऑफ सेल्फ स्टडी और द कोचिंग, या इंस्टीट्यूट के थ्रू हमको इंस्टीट्यूट के साथ तैयार करना चाहिए या खुद से तैयार करना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है? सर मैं सबसे पहले, मैं पर्सनली अगर बताऊं, मुझे बाकी स्टूडेंट्स का नहीं पता है, बट मुझे पर्सनली किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी छोटी सी या फिर थोड़ी सी गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है मेरे लिए, कि एटलीस्ट मैं ये ढंग से जान लूँ कि मैं जो लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ वो लड़ाई है क्या। राइट। तो उस लड़ाई में सबसे पहले कोचिंग ही होती है, वो आपको लड़ाई से इंट्रोड्यूस करवाती है कि आप जो बैटल लड़ने जा रहे हो। सीएससी के लिए आपने कोचिंग की थी? जी सर, मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। राइट, ओके। और उसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर आप जो भी लड़ाई लड़ने जा रहे हो वो आप पहले जान लीजिए किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के थ्रू कि वो क्या लड़ाई है, क्या आपको स्ट्रगल्स या फिर क्या आपको ऑब्स्टेकल्स फेस करने होंगे पूरे प्रिपरेशन में, वो आप जानना जरूरी है। वो आपको एक कोचिंग के एक टीचर ही आपको बेटर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो पढ़ाते हुए आपका होराइजन जो है एक्सपैंड करेंगे, आपका देखने का नजरिया बदलेंगे, और वो चीज़ सबकॉन्शियसली और इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। और बिल्कुल मेजरली जो एग्जाम है वो सेल्फ प्रिपरेशन का है, बट मुझे लगता है जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो कभी कभी कोचिंग होना जरूर चाहिए, क्योंकि वो आपका होराइजन एक्सपैंड करता है। टाइम सेविंग का काम है, एक R&D लगेगी, मुझे ऐसा लगता है एक R&D लगेगी, आप कर लो या करवा लो किसी एक्सपर्ट से। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो आपको गाइडेंस जरूरी है। या तो आप R&D खुद कर लो, समय ज्यादा लग जाएगा खुद करेंगे तो। सर एक और चीज़ है कि आप जब सेल्फ स्टडी करते हो तो आपका जो उठना बैठना वो बहुत सीमित रहता है। आप जब कोचिंग या फिर कोई एक ऐसा कोई इंस्टीट्यूट कोई ज्वाइन करते हो, आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उसमें भी सेम एग्जामिनेशन के लिए बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसको देख के भी मोटिवेट होते हो कहीं ना कहीं। तो ये भी एक प्लस फैक्टर है कोचिंग इंस्टीट्यूट। टॉपर से इंटरेक्शन है, बिल्कुल सर, जो ऑलरेडी जर्नी में है, मतलब जो ट्रेनिंग में है उनसे है, या जो सिलेक्ट हो चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं उनसे है। मतलब हर चीज कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती है, कोई रिकॉग्नाइज करे ना करे, दैट इज द सेकंड थिंग। ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे भी फिर डिपेंड करता है सर कि आप किस तरह के इंसान हो, आप कोचिंग में पढ़ने वाले हो भी या फिर आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस कर पाओगे। बिल्कुल। तो ये सब्जेक्टिव चीज है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। लेकिन बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ सेल्फ स्टडी के नाम पे बहुत मिसगाइडेड रहते हैं। बिल्कुल सर, वो मिसगाइडेंस बहुत वीडियो देख लिया तो सेल्फ स्टडी हो गई। जी सर, मिसगाइडेंस एंड डिसगाइडेंस की कमी नहीं है मार्केट में। एक अच्छा इंस्टीट्यूट चुनना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है, और इस मामले में मैंने EVKS को थैंक क्यों करना चाहूँगा सर कि जो आपके फ्री इनिशिएटिव्स एंड पेड इनिशिएटिव्स दोनों की क्वालिटी सेम रहती है सर। और अगर जो कोई पेड इनिशिएटिव लेने की जिसमें समर्थ ना हो, वो असमर्थ हो, और वो फ्री इनिशिएटिव्स भी ज्वाइन कर सकता है पेड के अलावा भी, और उसकी भी क्वालिटी सेम रहती है। मैं टेलीग्राम में कई कोर्सेज का पार्ट भी था जो सर चलाते हैं, EVKS इंस्टीट्यूट चलाता है। तो सर इस चीज़ में मुझे EVKS ने बहुत हेल्प किया। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा EVKS के साथ? सर EVKS के साथ जैसा कि इंटरव्यू का बोर्ड था सर, आप थे और एक रिटायर्ड ADG सर थे और एक मैम थी। तो बोर्ड भी बहुत ही एक्सपीरियंस बोर्ड मुझे लगा, और जिस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चंस मुझसे पूछे, मेरे एक्चुअल इंटरव्यू में 2-3 क्वेश्चंस एग्जैक्ट सेम मुझसे पूछे गए। तो मैं यही इसलिए तो नहीं बोल रहे हो क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ। सर सामने बैठा होता सर, मेरा वो सेंस नहीं है, बट अगर सामने भी ना बैठे होते तो भी मेरी सेम ही बात होती। सीइंग द क्वालिटी ऑफ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी काफी इंप्रूवमेंट हुई है इंटरव्यू में। आपने जो लास्ट आप बोल रहे हो 86 से 110 पे जाना, वो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की बात है वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वो मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ। और EVKS की बात नहीं, आप कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी मॉक्स दीजिए, मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि आपका बोर्ड जो है वो डाइवर्सिफाइड है और डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस लेके आ रहा है, तो आप वहाँ भी मॉक्स दीजिए। बट मुझे पर्सनली 2-3 कोचिंग्स के मॉक्स इंटरव्यू बहुत अच्छे लगे, जिसमें EVKS भी एक था। मैं एक ही नाम नहीं लेना चाहूँगा। बुक लिस्ट के बारे में कुछ बताइए, जो कैंडिडेट्स मान लो खुद से तैयार करते हैं। देखो, एक ऑप्शन तो उनके पास ये है कि EVKS का मटेरियल वो ऑप्ट कर सकते हैं 2026 में, और फिर उनको इधर उधर जाने की नीड नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं तो कि सर हम EVKS का अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमारे किसी भैया ने हमें दी हुई हैं, किसी सीनियर ने दी हुई है, या मेरे एरिया में इजिली अवेलेबल हैं। मल्टीपल रीजन्स रहते हैं। तो उसमें भी हम चाहते हैं कि स्टूडेंट भले ही हमारे साथ कोर्स में ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन वो तैयारी अच्छे से करें। तो क्या सही बुक लिस्ट रहेगी अकॉर्डिंग टू यू? सर सबसे पहले तो बुक लिस्ट अगर मुझसे पूछे, सब्जेक्ट वाइज हम चलते हैं। जी सर, जी। तो सारे सब्जेक्ट्स की रेंजिंग फ्रॉम, फ्रेशर को ध्यान में रखते हुए आप। जी सर, मैं बिल्कुल इस टाइम पे जो स्टूडेंट्स तैयारी करेंगे 2026 के, वो फ्रेशर ही रहेंगे। जी सर, मैं उसी हिसाब से बताता हूँ कि सर मैं बिल्कुल स्क्रैच से बताता हूँ। आप सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर सब्जेक्ट की लीजिए कि आप किस सब्जेक्ट से डील करने जा रहे हो। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको NCERT से मिलेगी। सबसे पहले आप 6 to 10th NCERT
सिर्फ एक रीड दीजिए अपनी सारी एनसीईआरटीज को। उससे पहले भी वो एग्जाम पैटर्न और ये सब उनको जानना जरूरी है, सिलेबस क्या है। वो तो सर वो बाइबल आपका होना चाहिए, वो तो आपको साथ में लेके चलना ही चाहिए। बट अगर मैं सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ तो आप बेसिक एनसीईआरटी से शुरू करिए, साथ बाय साथ आप सारा जो पीवाईक्यू है या फिर जो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए पेपर 1 पेपर 2 वो भी साथ लेके चलिए। वो तो आपको बाइबल एज अ बना के चलनी है, क्योंकि उसी के अराउंड आपको प्रिपरेशन करनी है। फिर उसके बाद आप थोड़ा एडवांस रीडिंग्स पे आइए। अब फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी जब आपने खत्म कर लिए तो आप सीधे लक्ष्मीकांत पे आइए। लक्ष्मीकांत आप पूरी पढ़िए और लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स पढ़िए। ज्योग्राफी के लिए आपको ज़्यादा इतना भागने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपने एनसीईआरटीज कर लिए 6 to 10 तो आप सबसे ज़्यादा जो एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए वो 11th-12th की हैं। 11th-12th की आप एनसीईआरटी करिए। अगर उसके बाद भी आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो आप जीसी लेओन की बुक को रेफर करिए। फिर उसके बाद इकोनॉमी तो आपको करंट अफेयर्स से भी ज़्यादा उसका सेक्शन आता है, बट आपको मेजर जो कोर इकोनॉमी है वो आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगी। एनसीईआरटीज एनफ है आपके लिए। विवेक सिंह सर की भी एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक रहती है, बहुत अच्छी बुक है। मैंने भी उससे मार्केट में अगर मान लो कोई हमारे साथ तैयार नहीं कर रहा तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बुक है। मैंने भी उससे बहुत सर भी बहुत अच्छे, मैं मिला हूँ और पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री का हिस्ट्री के लिए सर पहले तो आप एनसीईआरटी सारी पढ़िए। फिर उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम को रेफर करिए, जैसे कि मैंने स्पेक्ट्रम रेफर करी थी। और बेसिक फिर वही एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा एंशिएंट के लिए। थीम्स के बारे में क्या कहना है 12th क्लास के थीम्स से? थीम्स 1 to 3। जी सर, थीम्स वो आर्ट एंड कल्चर थीम्स वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि कई बार देखते हैं जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उनसे क्वेश्चन और जो मैप्स है सर उनसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जामिनेशंस में। तो आप वो जरूर रेफर करिए। वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चंस वो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो बहुत अच्छा है। आपको पढ़ना ज्यादा नहीं है और आपको जो बेनिफिट्स हैं उसमें ज्यादा ही है, तो आप वो भी कंप्लीट करिए वो जो एनसीईआरटी बुक्स हैं जो टीम्स की हैं। उसके बाद अगर आप फाइन आर्ट्स करना चाहें तो फाइन आर्ट्स भी आप 11th-12th की बुक्स कर सकते हैं, जिससे आपका आर्ट एंड कल्चर भी खत्म हो जाएगा। और चाहे तो आप नितिन सिंघानिया की बुक भी रेफर कर सकते हैं। थोड़ा हैवी हो जाता है सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आता नहीं है। बिल्कुल सर, वो तो है, बट कुछ सिलेक्टेड कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, सिलेक्टेड टॉपिक्स जो ज्यादा पूछे जाते हैं वो आप जरूर कर लीजिए। जैसे आर्किटेक्चर, कई बार हम ये स्टूडेंट इसमें मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। कई बार जैसे मान लो आप ही हो एक टॉपर हो या और कई बार टॉपर हैं, बुक्स के नाम रिकमेंड करते हैं। जी सर। और वो एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 बुक के नाम रिकमेंड करते हैं। जी सर। और वो रिकमेंड कर रहे होते हैं इस सेंस में कि आपको एक कोर बुक रखनी है और बाकी एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करनी है। रेफरेंस का मतलब है कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक उसमें से पढ़ लिया। बिल्कुल सर। लेकिन कई बार स्टूडेंट मिसअंडरस्टूड कर लेता है कि 3 किताबें कौन पढ़ेगा, तो इस चक्कर में वो एक भी नहीं पढ़ पाता है। सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कंसोलिडेशन इज बेटर देन एक्सपेंशन। राइट। आप एक्सपैंड मत करिए, आप कंसोलिडेट करिए। अगर आपकी एक बुक आपने पढ़ी है तो आप एक बुक वो आपको ऐसे पता होनी चाहिए कि आप उससे कोई भी आप रात को 12 बजे भी उठा के आपसे सवाल पूछे तो आपको पता। तो आप कंसोलिडेशन पे ज्यादा फोकस करिए बजाय एक्सपेंशन के। राइट। तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, एक लास्ट अटेम्प्ट था आपका अभी, तो लास्ट अटेम्प्ट में प्रेशर को कैसे मैनेज किया? क्योंकि अभी 2025 का एग्जाम है 3 अगस्त को, तो कैंडिडेट्स को बहुत प्रेशर हो रहा होगा इस टाइम। बिल्कुल सर, प्रेशर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ऑब्वियसली आपका जब लास्ट अटेम्प्ट होता है, और इससे पहले आप एक अटेम्प्ट फेल भी करके आए होते हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो इसके लिए सर मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश इस जरिए करता था कि मैं अपने लाइफ के कंट्रोलेबल्स और नॉन कंट्रोलेबल्स को एक पेपर पे लिखने की कोशिश करता था। और जब मैंने पेपर पे लिख लिया कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है और ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आपका माइंड वहीं आपको क्लैरिफिकेशन दे देता है और वहीं क्लैरिटी दे देता है कि आपके दिमाग आपके लाइफ में ये कंट्रोलेबल्स है ही नहीं, आपके ये आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो जो आपके कंट्रोलेबल्स है सबसे पहले आप उस पर फोकस करिए। और कंट्रोलेबल्स आपके क्या है? आपकी मेहनत, आपका जो टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपके जो प्रैक्टिस है वो आपके कंट्रोलेबल्स हैं। अनकंट्रोलेबल्स में तो आप आ जाएंगे तो यू हैव 1000 ways टू नॉट हिट अ टारगेट, बट यू हैव ओनली 1 way टू हिट अ टारगेट। बिल्कुल। तो आप कंट्रोलेबल्स पे अपने फोकस करिए। खुश हैं सीएपीएफ में? बिल्कुल सर, मैं आफ्टर ऑल सिलेक्शन होना ही सर मैं बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ। उस होली लिस्ट में आपका एक नाम आना वही एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसा कि मुझे सर्व करने का मौका मिलेगा, मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड टू डू द सेम सर। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आई होप कैंडिडेट्स ने बहुत कुछ सीखा होगा। बिल्कुल सर। और फिर भी कैंडिडेट्स, अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।